सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया हो? जय महाकाली। महाकाली का नाम लेते हुए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज हम बीमा एवं बैंक प्रणाली से संबंधित तीसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सहकारिता एवं उपभोक्ता। तो पहले हम सहकारिता का अध्ययन करेंगे। पहले सहकारिता पढ़ेंगे, बाद में उपभोक्ता पढ़ेंगे। देखिए, सहकारिता यानी सह का मतलब हो गया साथ, कारिता यानी कार्य। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपस में सहयोग करते हुए कार्य करते हैं तो उसे सहकारिता कहते हैं। परिभाषा लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपस में सहयोग से कार्य करते हैं। आपस में सहयोग से कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सहकारिता। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं मेन चीज़ पर आता हूँ। सहकारिता का जन्म कहाँ हुआ? तो सहकारिता का जन्म ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? सहकारिता का जन्म ब्रिटेन में हुआ। सहकारिता का जन्मदाता तो मेरे प्यारे दोस्तों वो थे रॉबर्ट ओवेन। अगर ये पूछ ले कि ग्रामीण सहकारी साख व्यवस्था के जनक तो वो थे दोस्तों फ्रेडरिक विलियम रेफेजन। अगर यही बात शहर के मामले में पूछ ले, यानी सहकारी साख व्यवस्था के जनक तो वो थे दोस्तों हरमन सुल्ज। कौन थे दोस्तों? हरमन सुल्ज। रुको, एक चीज़ बता दूं, आपके अवसा मन याद ही न हो ये नाम मतलब बड़ा भी याद हो के याद न होवे तो देखो, ग्रामीण सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में कहाँ निवास करती है? गाँव में। इसलिए ग्रामीण यानी गांव हो गए। तो गांव में ऐसे समझें तो गांव में यहाँ जन आ रहे हैं तो जनता ज़्यादा रहती है, लोग ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ग्राम शब्द आते ही हम पकड़ लेंगे यहाँ तो जन ज़्यादा रहते हैं, इसका मतलब रेफेजन हो जाएगा। शहर में क्या होता है? सूज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सूज। तो शहर में सूज मिलते हैं, इसलिए शहरी सहकारी साख व्यवस्था के जनक हरमन सुल्ज को कहा जाता है। बात समझ में आ गई तो लाइक कर दो फटाफट से। हम अब चल रहे हैं भारत में सहकारिता की ओर। भारत में 1901 में एडवर्ड लॉ कमेटी बनी थी। उस कमेटी की सिफारिश पर 1904 में सहकारी साख अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1904 में। इस अधिनियम को सेल्फ हेल्प एक्ट भी कहा जाता है। सेल्फ हेल्प एक्ट भी कहा जाता है।
जो 1904 में अधिनियम बना था उस अधिनियम में कुछ कमियां रह गई थी, इसलिए इसमें 1912 में संशोधन किया गया। कब संशोधन किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? 1912 में संशोधन किया गया। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, 1919 में सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में डाल दिया। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी। एक और है, भारत में सहकारी आंदोलन के जन्मदाता वो थे एफ निकालसन। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं? ठीक, देखिए आगे हम देखेंगे राजस्थान में सहकारिता का उदय। देखिए 1904 में डीग भरतपुर में कृषि बैंक की स्थापना हुई। तो यहीं से सहकारिता की शुरुआत मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है दोस्तों? डीग भरतपुर में जो कृषि बैंक की स्थापना 1904 में हुई थी, वहीं से राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत मानी जाती है। 1904 में अजमेर में सहकारिता का प्रारंभ हुआ। तो राजस्थान में सहकारिता का प्रारंभ कहाँ हुआ? अजमेर में। शुरुआत पूछे, सहकारिता की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो डीग भरतपुर से। और अगर सहकारिता का प्रारंभ पूछे तो क्या बताएंगे? अजमेर। 1905 में भिनाई अजमेर में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई। 1905 में भिनाई अजमेर में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना हुई और 1910 में अजमेर में केंद्रीय सहकारी बैंक जो प्रथम था, राजस्थान का प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना हुई। ये फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। 1904 में डीग भरतपुर में कृषि बैंक की स्थापना हुई, वहीं से सहकारिता की शुरुआत मानी जाती है। 1904 में अजमेर में सहकारिता का प्रारंभ हुआ। 1905 में भिनाई अजमेर में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई और 1910 में अजमेर में प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखिए, राजस्थान सहकारी सोसाइटी एक्ट, राजस्थान सहकारी सोसाइटी एक्ट कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2002 को। सहकारिता का जो ध्वज है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, सहकारिता का ध्वज 7 रंग वाली पट्टी, 7 रंग वाला होता है, ध्यान रखना है। सहकारिता का ध्वज कैसा होता है? 7 रंग वाला। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक सहकारी समितियों वाला जिला, सर्वाधिक सहकारी समितियों वाला जिला, तो वो है दोस्तों जयपुर
और अगर पूछा जाए कि न्यूनतम सहकारी समितियों वाला जिला, न्यूनतम सहकारी समितियों वाला जिला, तो वो जिला है दोस्तों सिरोही। कौन सा जिला है दोस्तों? सिरोही। ये फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है ना? तो जय महाकाली की बोलते जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। आगे बढ़ता हूँ मैं। जय महाकाली। सहकारिता के बाद हम शुरुआत करते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उपभोक्ता आप सब जानते हैं। फिर मैं बता देता हूँ एक लाइन में। जैसे आप कोई चीज़ खरीद के लेके आते हैं और उस वस्तु का उपयोग करते हैं, उस चीज़ की आप सेवा प्राप्त करते हैं, तो आप क्या हो गए? उपभोक्ता। यानी क्रय की गई वस्तु से लाभ उठाने वाला अंतिम व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। हिस्ट्री देखेंगे। सर्वप्रथम अमेरिका के JF कैनेडी ने उपभोक्ता संरक्षण हेतु 15 मार्च 1962 को 15 मार्च 1962 को क्या किया? एक रूपरेखा तैयार की। एक रूपरेखा तैयार की। किसने तैयार की दोस्तों? JF कैनेडी। कहाँ के थे? अमेरिका के। और कब की? 15 मार्च 1962 को। ये जो 15 मार्च 1962 है, इसी कारण 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत के संदर्भ में देखें, भारत के संदर्भ में 1966 को JRD टाटा के नेतृत्व में मुंबई में एक फेस्टिवल आयोजित हुआ था। कौन सा था वो? फेयर प्रैक्टिस फेस्टिवल। फेयर प्रैक्टिस फेस्टिवल। फेयर प्रैक्टिस फेस्टिवल आयोजित हुआ और 1974 में पुणे के BM जोशी ने एक स्वयंसेवी संगठन ग्राहक पंचायत की स्थापना की। ग्राहक पंचायत की स्थापना की। फिर 24 दिसंबर 1986 को राजीव गांधी ने क्या किया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, जो अप्रैल 1987 से जम्मू कश्मीर को छोड़ते हुए पूरे देश में लागू हुआ। चूँकि अब धारा 370 हट चुकी है, इसलिए यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अब जम्मू कश्मीर में भी लागू रहेगा। ठीक है। तो 24 दिसंबर 1986 को राजीव गांधी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया, इसलिए 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 प्रश्न या 3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम अमेरिका के जेफ कैनेडी ने उपभोक्ता संरक्षण हेतु 15 मार्च 1962 को एक रूपरेखा तैयार की। तो 15 मार्च 1962 को रूपरेखा तैयार की, तो 15 मार्च जो है उस दिन को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत में 1966 को JRD टाटा के नेतृत्व में एक फेयर प्रैक्टिस फेस्टिवल का आयोजन हुआ और 1974 में पुणे के BM जोशी ने एक स्वयंसेवी संगठन जिसे ग्राहक पंचायत कहते हैं उसकी स्थापना की। और 24 दिसंबर 1986 को राजीव गांधी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया, जो अप्रैल 1987 से जम्मू कश्मीर को छोड़ते हुए संपूर्ण देश में लागू हो गया। लेकिन वर्तमान में यह जम्मू कश्मीर में भी लागू रहेगा। और 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। जय महाकाली तो बोल दो, जय महाकाली। अब हम देखेंगे उपभोक्ता के हितों के संरक्षण व संवर्धन हेतु त्रिस्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन किया गया। उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन किया गया। कितनी? त्रिस्तरीय। कौन कौन सी होगी? केंद्र पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, दूसरी होगी राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, और तीसरी होगी जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तीनों को हम एक साथ समझेंगे, है ना। अलग अलग पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, तीनों एक ही साथ आपको समझ में आ जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद ये हैं केंद्र की सर्वोच्च संस्था है। केंद्र की सर्वोच्च संस्था है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद के मामले में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। इसमें जो अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री, उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री जो होते हैं वो इनके अध्यक्ष होते हैं। इसमें सदस्य 150 होते हैं और इसमें 3 राज्यसभा और 5 लोकसभा सांसद भी होंगे। यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कितने राज्यसभा के और कितने लोकसभा के सांसद होंगे? तो 3 राज्यसभा के और 5 लोकसभा के होंगे। इसकी अवधि की बात करें तो अवधि 3 वर्ष होती हैं और वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन होना अनिवार्य है। वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन होना अनिवार्य है। ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का हो गया। अब हम देखेंगे राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। इसमें देखें ये राज्य सरकार द्वारा स्थापित होती है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित
अध्यक्ष कौन होगा? जिस प्रकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री होते हैं, इसी प्रकार इसमें अध्यक्ष कौन होगा? राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री होंगे। ठीक है। इसके अलावा इसमें सदस्य की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा नामित सरकारी व गैर सरकारी, राज्य सरकार द्वारा नामित सरकारी व गैर सरकारी सदस्य होंगे। इनकी संख्या निश्चित नहीं है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन एक शर्त दी गई है, केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम 10 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम 10 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं और वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन इसमें होंगे, कम से कम 2 अधिवेशन इसमें होंगे। बात समझ में आ रही ना? जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बात करें तो ये राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक स्थापित होता है, प्रत्येक जिले में एक स्थापित होता है। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन होगा? जिलाधीश इसमें अध्यक्ष होता है। और सदस्य की बात करें, सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित सरकारी व गैर सरकारी सदस्य, और इसमें भी वर्ष में 2 बार अधिवेशन जरूरी है, यानी एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए, कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए। ये चीज़ें आपके समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ूँ? जय महाकाली। अब हम देखेंगे उपभोक्ता की शिकायत निवारण हेतु त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ये मैंने पहले लिख दिया है क्योंकि आपका समय वेस्ट ना हो, आपका कीमती समय है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। हम ये चीज़ें देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उपभोक्ता की शिकायत निवारण हेतु त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दूसरा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और तीसरा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। अब इसमें एक एक पर चर्चा करेंगे। तुलनात्मक, इसमें अध्यक्ष कौन होगा? केंद्र में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो केंद्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश मैंने नहीं बोला, मैंने ये बोला है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अब ये न्यायाधीश कौन सा होगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो इसकी नियुक्ति करेगा। अगर इसमें अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसमें अध्यक्ष कौन होगा बताइए? तो इसमें हाई कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त
हाई कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। हाई कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। अब ये वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन सा होगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसकी नियुक्ति करेगा। इसमें देखेंगे तो जिला में कौन होगा अध्यक्ष, तो जिला में वर्तमान या सेवानिवृत्त जिला या सेशन जज या जज बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति इसमें अध्यक्ष होगा। बात समझ में आ गई। इसमें अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसमें अध्यक्ष कौन होगा, हाई कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और इसमें अध्यक्ष कौन होगा, वर्तमान या सेवानिवृत्त जिला या सेशन जज या जज बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति। इसमें सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति, केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिश के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और इसमें कौन करेगा, राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिश के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिश के आधार पर। और इसमें भी ध्यान रखें, राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिश के आधार पर, और इसमें अध्यक्ष कौन होगा इस समिति का, राज्य के उपभोक्ता मामलों का अध्यक्ष जो होगा वो क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा। कार्यकाल की बात करें तो जो अध्यक्ष होता है या उनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। तो इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष जो भी पहले हो। और इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। सदस्य की बात करें तो इसमें एक तो अध्यक्ष हो गया और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसकी संरचना कैसे होगी, 1+4, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। इसमें अन्य सदस्य कितने होंगे, तो 1+3 यानी एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। और इसमें कितने होंगे, 2 सदस्य होंगे। अर्थात ऐसे समझें, इसकी 1+4 है, इसकी 1+3 है और इसकी 1+2 संरचना है। 1+4 का मतलब एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, 1+3 का मतलब एक अध्यक्ष 3 सदस्य, 1+2 का मतलब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अधिकारिता क्या आती है, वर्तमान में केंद्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 10 करोड़ से अधिक के मामलों को देखता है। 10 करोड़ से अधिक के मामलों को कौन देखता है, केंद्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। जो पहले 1 करोड़ से ऊपर का देखता था, 1 करोड़ से ऊपर का देखता था, अब ये लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी है, 10 करोड़ से अधिक के मामले अब ये देखता है, पहले 1 करोड़ से ऊपर के मामले देखता था।
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण की बात करें तो यह 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामले देखता है। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामले, यानी 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से कम तक के मामले ये देखता है। और पहले इसकी सीमा थी, कितनी थी? 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक, 20 लाख से 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक। पहले ये 1 करोड़ तक के मामले देखता था, 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक के मामले देखता था, और अब ये 10 करोड़ तक के मामले देखता है, 1 करोड़ से। और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण की बात करें, यह 1 करोड़ तक के मामले देखता है, 1 करोड़ तक के मामले देखता है, 1 करोड़ तक के मामले देखता है। और पहले ये 20 लाख तक के मामले देखता था, 20 लाख तक के मामले देखता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, 20 लाख तक के मामले पहले देखता था, ये 20 लाख से 1 करोड़ तक के देखता था, और ये 1 करोड़ से ऊपर वाले मामले देखता था। लेकिन वर्तमान में ये 1 करोड़ तक के मामला देखता है, और ये 1 करोड़ से ऊपर के मामले देखता है, और ये 10 करोड़ से अधिक के मामले देखता है। ठीक है, ये हमारा सहकारिता और उपभोक्ता से संबंधित वीडियो ख़त्म हो चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। वहाँ क्विज होती हैं, उसमें भाग लीजिए। और हम साइकोलॉजी की नियमित कक्षाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करेंगे, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, जय महाकाली, धन्यवाद।